जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी जीडी का एक और मॉक टेस्ट। और इससे पहले जो भी मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं आप उनको भी देखिएगा। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहा गया है? प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय बृहत्तम नदी कौन सी है? मतलब प्रायद्वीप भारत में या जो दक्षिण भारत है इसमें बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी हमें बतानी है। दोस्तों अगर सिंपल कहूँ तो भारत में जो दक्षिण भारत है उसमें सबसे बहने वाली नदी तो गोदावरी है, लेकिन द्वितीय बृहत्तम नदी है आपकी कृष्णा नदी। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, कृष्णा नदी। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर के पठार से। और कृष्णा नदी जो महाबलेश्वर का पठार है महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र से होती हुई ये नीचे कर्नाटक में आएगी और कर्नाटक से होती हुई ये कुछ भाग तमिलनाडु को छूते हुए और ये निकल जाएगी कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, और वहाँ पे बनाएगी कृष्णा गोदावरी डेल्टा। तो ठीक है दोस्तों कृष्णा नदी पर एक बांध भी बना हुआ है जिसका नाम है अलमाटी बांध। अलमाटी बांध कौन सी नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध बनाया गया है। और यहाँ पे लिखा गया आपका गोदावरी नदी। दोस्तों गोदावरी नदी का उद्गम होता है त्र्यंबकेश्वर के पठार से। त्र्यंबकेश्वर का पठार ये गोदावरी नदी का उद्गम होता है, यहाँ से नासिक में है ये। और गोदावरी नदी की कुल लंबाई है आपकी 1465 किलोमीटर। भारत में गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। दोस्तों गोदावरी की सहायक नदी जैसे बेनगंगा, पेनगंगा और वर्धा, ये गोदावरी की सहायक है। उसके बाद में मैं एक्चुअली आपको और बता दूं, गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। बूढ़ी गंगा किसे कहा गया है? गोदावरी को। और इसे दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। याद है ना, दक्षिणी गंगा है, दक्षिणी गंगा। ठीक है दोस्तों, तो गोदावरी के बारे में ये बिंदु याद रखिएगा। कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी का उद्गम होता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। दोस्तों ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ आपकी ये कर्नाटक में, और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से उद्गम होता है किसका? कावेरी नदी का। कावेरी नदी दक्षिण भारत की इकलौती सदानीरा नदी है जहाँ पे पूरे साल पानी बहता है। और दोस्तों कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिणी गंगा और दक्षिण भारत की गंगा अंतर है। तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी। दोस्तों कावेरी नदी पर एक बांध भी आप याद रखिएगा, मेट्टूर डैम। मेट्टूर डैम। और ये कहाँ पर है मेट्टूर डैम? तो मेट्टूर बांध है आपका तमिलनाडु में। मेट्टूर बांध तमिलनाडु में है। कावेरी नदी पर एक झरना भी है जिसका नाम है शिवा समुद्रम जलप्रपात। शिवा समुद्रम जलप्रपात। शिवा समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है शिवा समुद्रम जलप्रपात। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप याद रखिएगा। पेरियार नदी। दोस्तों पेरियार नदी ये केरल में बहती है। और पेरियार नदी पर एक बांध है इडुक्की। इडुक्की बांध जो केरल का है ये पेरियार नदी पर है। तो ये सारे ऑप्शन आपके समाप्त हो गए। इसका सही जवाब था दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है कृष्णा नदी। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, नदियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप याद रखिएगा पोटामोलोजी। पोटामोलॉजी ये नदियों का अध्ययन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है कि पोटामोलॉजी क्या है? नदियों का अध्ययन पोटामोलॉजी। अच्छा गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी कब बनी थी? तो दोस्तों गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था 2008 में। याद रखिएगा 2008 में गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी बनी थी। गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर है? दोस्तों नेशनल एटलस थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन ये है आपका कलकत्ता में। कलकत्ता में है, ये आप याद रखिएगा। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए। दोस्तों कलकत्ता की बात करें तो इसका वास्तुकार कौन है? और कलकत्ता का वास्तुकार माना जाता है जॉब चार्नोक को। एक ब्रिटिश वास्तुकार है जॉब चार्नोक। तो इसने कलकत्ता का डिजाइन तैयार किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों कलकत्ता को द सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। द सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है? द सिटी ऑफ जॉय कलकत्ता को कहा जाता है। और भारत में डायमंड हार्बर किसे कहा गया? भारत का डायमंड हार्बर। तो भारत का डायमंड हार्बर भी कलकत्ता को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यहाँ पे लिखा गया आपका हैदराबाद। दोस्तों हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। भारत में मोतियों का शहर कहा जाता है हैदराबाद को। मोतियों का शहर हैदराबाद। दोस्तों हैदराबाद में आप याद रखिएगा कि
जो हमारी भारतीय वायुसेना है, भारतीय वायुसेना अकादमी कहाँ पर है? तो भारतीय वायुसेना अकादमी है डिंडीगुल में, और डिंडीगुल जो जगह है वो हैदराबाद में है, भारतीय वायुसेना अकादमी। और भारत में राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान ये भी आपका हैदराबाद में है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान भी है आपका हैदराबाद में, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ आप और याद रखिएगा, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक सेंटर कहाँ पर है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक सेंटर, तो ये भी है आपका हैदराबाद में। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो भारत का राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र है, सुदूर संवेदन केंद्र, रिमोट सेंसिंग केंद्र, ये कहाँ पर है? दोस्तों भारत का रिमोट सेंसिंग केंद्र भी है आपका हैदराबाद में। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा हैदराबाद है, मूसी नदी के किनारे है। और हैदराबाद में जो हैदराबाद रियासत थी, मतलब इसको कैप्चर करने के लिए हमने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन पोलो 1948, ये भी आप याद रखिएगा। देहरादून लिखा गया है, तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है आपका देहरादून में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर आपका? देहरादून में, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर आपका? देहरादून में। और मैं आपको बता दूं कि इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ पर है? इंडियन मिलिट्री अकादमी ये भी है आपकी देहरादून में। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, नई दिल्ली में क्या है? नई दिल्ली में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, ये भी आप याद रखिएगा, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान नई दिल्ली। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत का मानचित्र सबसे पहले किसने बनाया था? भारत का नक्शा सबसे पहली बार किसने बनाया? तो भारत का नक्शा सबसे पहली बार बनाया था एक ब्रिटिश व्यक्ति जिसका नाम था जेम्स रेनेल। ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल में आया था पिछली बार। तो जेम्स रेनेल ने जो ब्रिटिश भारत है इसका नक्शा बनाया था, जेम्स रेनेल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन संख्या 3 की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्या कहा गया है? बीमारी दी गई है और फसल दी गई है, ये बीमारी है और ये फसल है। अच्छा, क्या है पहला रोग? ब्लैक रस्ट रोग। दोस्तों ब्लैक रस्ट रोग जो होता है ये गेहूं में होता है, कंडुआ जिसको बोलते हैं, तो वो हो गया आपका A4 से। उसके बाद में आपका स्टेम स्टेम रोट, स्टेम रोट होता है आपका चावल में, ये भी हो गया आपका। वाइट रस्ट रोग, वाइट रस्ट रोग सरसों में, और अर्ली ब्लाइट रोग ये आलू में, ये आप हुआ क्लियर। ब्लैक रस्ट रोग गेहूं में, स्टेम रस्ट रोग चावल में, और वाइट रस्ट रोग सरसों में, और ब्लाइट अर्ली ब्लाइट ये आलू में होता है। तो इसका सही जवाब क्या बनना है? 4 1 2 3। तो इसका सही जवाब है आपका 4 1 2 3, ऑप्शन बी, ये वाला जो भाग है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों जो फसलें लिखी गई है ये कुछ मैं आपको बता दूं। भारत का केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? भारत का केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, तो दोस्तों उड़ीसा का एक शहर है कटक, जो महानदी के किनारे है। तो कटक में भारत का केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी है, इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा में। अगला सरसों अनुसंधान केंद्र, तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है आपका भरतपुर में, सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर राजस्थान, वेरी इंपॉर्टेंट, भरतपुर राजस्थान में है आपका सरसों अनुसंधान केंद्र, ये भी आप याद रखिएगा। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो आलू अनुसंधान केंद्र भारत का शिमला में, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है, ये भी आप याद रखिएगा। गेहूं अनुसंधान केंद्र ये करनाल में है, करनाल जो कि हरियाणा का एक जिला है, ये आप याद रखें। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन अगले की चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन खगोलीय पिंड है, यह हमें बताना है। कौन सा एक खगोलीय पिंड है? दोस्तों सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, उल्का पिंड, ये सारे कैसे हैं आपके? खगोलीय पिंड है। क्लियर हुआ दोस्तों? दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो पृथ्वी से सूर्य की एक औसत दूरी है सामान्य स्थिति में वो कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर, 149.6 मिलियन किलोमीटर, ये आप याद रखना। नॉर्मल स्थिति में यही होती है आपकी। और जब सूर्य का प्रकाश धरती पर आता है तो इसको कितने समय लगता है? तो इसको 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। याद रखना, सूर्य का प्रकाश कितने समय में आता है? 8 मिनट 20 सेकंड में। सूर्य में लगातार ऊर्जा क्यों बनती है? क्योंकि नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य की लगातार ऊर्जा बनती रहती है, कभी खत्म नहीं होती। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी दिवस कब होता है? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है।
22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाएगा। ये भी आप याद रखिएगा। पृथ्वी पर 71% क्या मिलेगा आपको, जल मिलेगा, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, याद रखिएगा। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है और इसका प्रकाश कितने समय में आता है, 1.33 सेकंड में धरती पर आ जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कहा गया है, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। दोस्तों कोडाई कनाल जो हिल स्टेशन है ये कहाँ पर है, ये पालनी से जो पहाड़ी है आपकी, पालनी की पहाड़ी, तो ये वहाँ पर मिलेगा आपको। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, पालनी की पहाड़ियों पर कोडाई कनाल स्थित है। दोस्तों पालनी की पहाड़ी जैसे मैं आपको बताऊं ये दक्षिण भारत है, तो आप इसका एक वर्ड याद रखिएगा, कैप, CAP, कार्डेमम, अन्नामलाई और पालनी की पहाड़ी, इनका यही क्रम है। सबसे नीचे आपकी इलायची की पहाड़ी, फिर अन्नामलाई, फिर पालनी की पहाड़ी, ये आपको याद रखनी है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में लिखा गया है नीलगिरी। नीलगिरी ये प्रायद्वीपीय भारत है, ये पश्चिमी घाट की पहाड़ी है और ये पूर्वी घाट की पहाड़ी है। जिस बिंदु पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ी मिलती हैं वो है नीलगिरी की पहाड़ी। क्लियर हुआ दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, वो है डोडा बेट्टा, ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आप याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि भारत में जो टोडा जनजाति है कहाँ रहती है, टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। दोस्तों भारत में 12 सालों में एक बार एक फूल खिलता है जिसका नाम है नीलकुंजी का फूल। 12 सालों में एक बार एक फूल खिलेगा, नीलकुंजी का फूल, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूं, यहाँ जो अरावली है, अरावली दुनिया की सबसे पुरानी बलित पर्वत संरचना है, दुनिया की सबसे पुरानी बलित पर्वत संरचना। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू राजस्थान में है, सिरोही जिले में आती है गुरु शिखर। दोस्तों अरावली की रेंज दिल्ली तक भी जाती है, और अरावली की जो रेंज है यहाँ पे एक पहाड़ी और है रायसीना की पहाड़ी, और रायसीना की पहाड़ी जो है रायसीना हिल्स पर भारत का राष्ट्रपति भवन स्थित है, राष्ट्रपति भवन स्थित है भारत का, ये भी आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति भवन भारत में कहाँ पर है, तो रायसीना की पहाड़ी नई दिल्ली में है। तो कोडाई कनाल पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, पालनी की पहाड़ियों पर। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन संख्या 6 की ओर चलते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। दोस्तों भारत का विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार 7वां स्थान है, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, 7वां स्थान। दोस्तों भारत का एरिया कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 263 वर्ग किलोमीटर। ये संपूर्ण विश्व का कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये संपूर्ण विश्व का 2.4% है, संपूर्ण विश्व का 2.4%। और दोस्तों इतने भाग पर 2.4% भूभाग पर दुनिया की 17.5% आबादी भारत में निवास करती है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और दुनिया में सबसे ज़्यादा एरिया वाला देश कौन सा है, वो रूस है। रूस के बाद कनाडा का स्थान आता है, ये भी आप याद रखिएगा। रूस सबसे ज़्यादा एरिया वाला देश है, फिर कनाडा का स्थान आता है, याद रखें। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, मरुस्थल में बताना है, वो भी दक्षिण एशिया का। दोस्तों दक्षिण एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। दोस्तों थार का मरुस्थल, ये इसको द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा गया है थार के मरुस्थल को। दोस्तों थार के मरुस्थल में कौन सी नदी बहती है, लूनी नदी बहती है थार के मरुस्थल में। ठीक है दोस्तों, और थार के मरुस्थल के पास में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो अरावली श्रेणी के पश्चिम में है थार का मरुस्थल, अरावली की रेंज आती है और ये इसके पश्चिम में आता है थार का मरुस्थल। क्लियर हो दोस्तों थार के मरुस्थल का जो भाग पाकिस्तान में उसे चोलिस्तान कहा जाता है। तो चोलिस्तान का मरुस्थल किस देश में है, पाकिस्तान में है चोलिस्तान का मरुस्थल। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया तकला मकान, तो तकला मकान जो है ये चीन में है, चीन में है तकला मकान मरुस्थल। दोस्तों चीन की राजधानी बीजिंग है, इसकी मुद्रा युआन है, और दूसरी कौन सी है, वो है आपकी रेनमिनबी, ये चीन की मुद्रा का नाम है। यहाँ पे लिखा गया गोबी मरुस्थल, तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है और ये ठंडा मरुस्थल है, शीतोष्ण है, ये भी आप याद रखिएगा। मंगोलिया की राजधानी क्या है, उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है, और इसकी मुद्रा को कहा जाता है टोगरोग, मंगोलिया की मुद्रा को टोगरोग। और मंगोलियों को घोड़ा का देश भी कहा जाता है, घोड़ों का देश मंगोलिया, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, थार। दोस्तों मैं आपको बता दूं जीरोफाइट क्या होते हैं,
जीरोफाइट होते हैं मरुस्थल में उगने वाले पौधे, याद रखना जीरोफाइट क्या है, मरुस्थल में उगने वाले पौधों को जीरोफाइट कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? योगदान पूछा है कि कौन सा क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है। दोस्तों यहाँ पर हम बात करें क्वेश्चन संख्या 8 की, तो तृतीयक क्षेत्र जो है वो राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान देता है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो हमारी राष्ट्रीय आय में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो सेवा क्षेत्र का है। क्लियर हुआ दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय का अन्य नाम क्या है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब कारक लागत पर सकल घरेलू सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को कहा जाता है राष्ट्रीय आय। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय की गणना 1867 में सबसे पहले किसने की थी? नेहरू जी के द्वारा की गई थी। और जब नेहरू जी ने भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की तो उन्होंने बताया कि भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी है? 20 रुपये, 20 रुपये प्रति व्यक्ति वार्षिक आय थी। इंपॉर्टेंट है। अच्छा, भारत में वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? प्रोफेसर BKRB राव के द्वारा पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना वैज्ञानिक आधार पर की गई थी। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है? तो ये कुछ दार्शनिक दिए गए हैं और राज्य को एक आवश्यक बुराई माना टॉमस पेन ने, टॉमस पेन, वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों बात करें राज्य की, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 में राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्य की परिभाषा लिखी गई है इन दोनों आर्टिकल में। दोस्तों जब भारत आज़ाद हुआ तो कितने राज्य थे? तो जब भारत आज़ाद हुआ तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत के अंदर। ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एक राज्य के घटक होते हैं, जैसे एक भूमि है, जनता है, उसके बाद में संप्रभुता है, एक संविधान है, सरकार है, तो ये राज्य के घटक होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्याज की वह दर जिस पर बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देता है क्या कहलाती है? दोस्तों बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देगा उसको बोलेंगे मुख्य ऋण दर, मुख्य ऋण दर, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिखा गया रेपो दर। रेपो दर क्या होती है कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है RBI जब बैंकों को अल्प अवधि के लिए लोन देता है, शॉर्ट टर्म के लिए, तो इसको बोला जाएगा रेपो दर। याद रखिएगा रेपो दर अभी कितनी चल रही है? ये 5.9 है, 5.9%। यहाँ पे लिखा गया हॉट मनी। दोस्तों हॉट मनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। हॉट मनी क्या है? हॉट मनी एक अस्थायी मनी है, इसमें खतरा ज़्यादा होता है। क्या ऐसा खतरा रहता है? क्योंकि हॉट मनी वह मनी है जिसमें वित्तीय बाजार में शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात जिस स्थान पर लाभ मिलने की संभावना ज़्यादा हो, जहाँ पर इसे लाभ ज़्यादा मिल रहा होगा, ये जो मनी है अपने आप को स्थानांतरित कर लेगी उस दिशा में। तो इसमें क्या है कि इसमें निवेशक जो निवेश की गई पूंजी है उसमें खतरा रहता है कि ये पूंजी जो है वो लाभ के लिए लगाई जाती है और जहाँ ज़्यादा लाभ मिलेगा उधर की ओर स्थानांतरित हो जाती है, तो वह है आपकी हॉट मनी। ठीक है दोस्तों, और हॉट मनी का सीधा उद्देश्य है कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, रेणुका जी झील किस राज्य में है? दोस्तों रेणुका जी झील ये है आपकी सिरमौर जिले में, और सिरमौर जिला जो है ये हिमाचल में है। तो हिमाचल में सिरमौर जिले में रेणुका झील है, इंपॉर्टेंट है। और ये भारत की सबसे छोटी रामसर साइट भी है जो कि हिमाचल में है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया हिमाचल, हिमाचल की 2 जनजाति आप याद रखिएगा, गद्दी जनजाति और हट्टी जनजाति। ये भारत के किस राज्य में निवास करती हैं? तो हिमाचल की जनजातियाँ गद्दी और हट्टी। दोस्तों हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में 2-3 नेशनल पार्क आप याद रखें। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर है? हिमाचल में। पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो पिन वैली नेशनल पार्क है आपका हिमाचल में, पिन वैली नेशनल पार्क। और दोस्तों मैं बता दूं कि हिमाचल में खीर-गंगा नेशनल पार्क भी है, खीर-गंगा नेशनल पार्क। हिमाचल की राजधानी शिमला है और शिमला में भारत का केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र भी है। यहाँ पे लिखा गया पंजाब, केरल, केरल की राजभाषा है मलयालम, केरल का नया साल है विशु, और केरल के तट को कहा जाता है मालाबार तट। पश्चिमी घाट का दक्षिणी तट है ये मालाबार तट। दोस्तों केरल के बारे में एक बिंदु और याद रखा, पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? केरल में है।
पेरियार टाइगर रिजर्व, और केरल में एक झील है अष्टमुडी झील जो कि यहाँ की रामसर साइट है, ये भी आप याद रखिएगा। भारत में सबसे ज़्यादा रबर कहाँ होती है, तो भारत में सबसे ज़्यादा रबर होती है केरल में। सबसे ज़्यादा मोनाजाइट के भंडार कहाँ पर है, तो मोनाजाइट के भंडार कहाँ पर है, केरल में ही है सबसे ज़्यादा। दोस्तों केरल का एक शहर है कोचीन, और कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसे कहा गया है, कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों। दोस्तों केरल के बारे में एक बिंदु और याद रखना, भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर 2011 के अनुसार कौन से राज्य की है, केरल की, और लिंग अनुपात भी कौन से राज्य का ज़्यादा है, तो केरल का ही ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, केरल की राजभाषा याद रखिएगा मलयालम। और केरल के बारे में एक बिंदु और आप याद रखिएगा कि भारत में सबसे पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री केरल में बना था EMS नंबीदुरीपद। गैर कांग्रेसी सरकार जो राज्य के भीतर बनी वो केरल में बनी थी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों केरल जो है इसमें एक खेल भी आपसे पूछा जाएगा, बल्लम कल्ली, नौका दौड़ होती है बल्लम कल्ली, तो ये कहाँ होता है आपका, केरल में होती है। क्लियर हुआ। चलिए यहाँ पे ऑप्शन में लिखा गया पंजाब, 5 नदियों की भूमि कहा जाता है पंजाब को। त्रिपुरा, त्रिपुरा में एक झील आप याद रखें, रुद्र सागर झील। रुद्र सागर झील कहाँ पर है, तो त्रिपुरा में। त्रिपुरा का एक त्योहार याद रखिएगा, खर्ची पूजा। खर्ची पूजा वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो दोस्तों संविधान की प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर, तो अंबेडकर जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई, और इसमें सदस्य थे आपके 7 सदस्य थे संविधान की प्रारूप समिति में। दोस्तों प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो प्रारूप समिति बनी थी 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। दोस्तों भारतीय संविधान सभा की जो टोटल समिति बनाई गई थी, इनकी संख्या कितनी थी, 22 थी। याद रखिएगा 22 इनकी सदस्य संख्या थी कुल। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें। अगला क्वेश्चन, कौन समवर्ती सूची का विषय है, दोस्तों समवर्ती सूची का विषय इनमें से कौन सा है, विधवा, जन स्वास्थ्य, देश की प्रतिरक्षा या मुद्रा बैंकिंग, तो समवर्ती सूची का इसमें से विषय है आपका वो है विवाह एवं तलाक। विवाह एवं तलाक, ये आपको याद रखना है। दोस्तों समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची की धारणा हमने ली ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ये वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, जब समवर्ती सूची के मतलब भारत में लागू हुई मूलतः, तो समवर्ती सूची में मूलतः 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में समवर्ती सूची में 5 विषय और डाले गए, तो 47 + 5 कितने हो गए, वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, जिन पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, मतलब कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर देश हित का मामला है तो केंद्र का कानून क्या होगा, केंद्र का कानून सर्वोपरि माना जाएगा, ये भी आप याद रखें। दोस्तों समवर्ती सूची जो है वो कहाँ पर लिखी गई है, तो हमारे संविधान की एक अनुसूची है, अनुसूची 7। अनुसूची 7 में लिखी गई है समवर्ती सूची। क्यों, क्योंकि अनुसूची में जो 7 है इसमें 3 सूचियां हैं। इसमें संघ सूची मतलब सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 246 के तहत 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो ये 246 के अंतर्गत लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है, दोस्तों कौन से अनुच्छेद में संसद सचिवालय का उल्लेख है, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 98। अनुच्छेद 98 में संसद सचिवालय का उल्लेख है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों संसद को क्या कहा जाता है, लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। याद रखना, लोकतंत्र का मंदिर किसे कहा गया है, संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। दुनिया में सबसे पहली संसद बनी थी ब्रिटेन में, ये भी आप याद रखें। दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल 112 लिखा गया, 112 बजट से संबंधित है। बजट जैसी शब्दावली संविधान में नहीं है, इसकी जगह एक शब्द यूज किया जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण, ये बजट इसी को आम भाषा में बजट बोला गया है। तो ये आर्टिकल 112 में लिखा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल 112, तो ये भी आप याद रखें। क्वेश्चन 15 की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, भारत के 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई, बिल्कुल सही है। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, बिल्कुल सही है। सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, ये गलत है। भारत में सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बने वो थे मोरारजी देसाई, 81 साल की एज में मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने थे, याद रखिएगा। जनता पार्टी भारत की पहली ऐसी पार्टी थी जो गैर कांग्रेसी पार्टी थी, भारत में पहली बार। इसके प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई इन्होंने रोलिंग प्लान स्टार्ट किया है भारत में, रोलिंग प्लान, और
दूसरी बात, जब संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था इसको हमने लीगल अधिकार बनाया अनुच्छेद 301 के तहत 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, वो मौलिक किसकी सरकार थी? मोरारजी देसाई की सरकार थी। तो संपत्ति का अधिकार एक कैसा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है आर्टिकल 300A के तहत, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? दोस्तों, जब संविधान लागू हुआ तो इसमें 14 भाषाएं थीं, फिर 15वीं भाषा के रूप में सिंधी जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को हमारे संविधान की 15वीं भाषा के रूप में दर्जा दिया गया। दोस्तों, मैं बात करूं कि वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो वर्तमान में भाषा हैं आपकी 22। 15वीं सिंधी हो गई, फिर 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, और 71वें संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अब उसके बाद में 92वां संविधान संशोधन किया जाता है, तो 15 सिंधी, 3 ये हो गई, 18 हो गई, 4 और जुड़ेंगी अब। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, इसके द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो 92 के द्वारा जो 4 भाषाएं थी वो कौन कौन सी थी? 92 के द्वारा जो 4 भाषाएं थी वो थी आपकी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 भाषाएं जोड़कर टोटल आज के समय 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची भाग 17 में किया गया है। दोस्तों, कन्फ्यूजन मत रखना, अंग्रेजी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस भाषा का उल्लेख नहीं है, एक राजस्थानी भाषा का उल्लेख नहीं है, भोजपुरी भाषा का उल्लेख नहीं है, तो ये कोई भाषा नहीं है आपकी जो 8वीं अनुसूची में हो। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन में लिखा गया 31वां संविधान संशोधन। दोस्तों, क्या हुआ था इसमें? 31वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 81 में परिवर्तन किया गया, और अनुच्छेद 81 में संशोधन करते हुए लोकसभा के सदस्य मतलब लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 545 कर दी। ये भी आप याद रखिएगा, 545 मतलब सीटों की संख्या कर दी गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें। चलिए अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का जो अनुच्छेद है वो है आर्टिकल 89, याद रखिएगा। राज्यसभा हमारे संसद का अपर हाउस कहलाता है, स्थायी सदन है, बड़े लोगों का सदन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके सभापति, और राज्यसभा का सभापति कौन होगा? राज्यसभा का सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। अगला यहाँ पे लिखा गया अनुच्छेद 74, इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। तो मंत्री परिषद का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 74 के तहत। अनुच्छेद 79 में क्या कहा गया? संसद की बात की गई है। संसद का जो गठन है वो क्या है? संसद के अंग कौन कौन से हैं? और अनुच्छेद 79 के तहत संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। हमारी संसद का जो तीसरा अंग है वो राष्ट्रपति है और अभिन्न हिस्सा है इसका। अनुच्छेद 80 में क्या लिखा गया? राज्यसभा के बारे में उल्लेख किया गया है। राज्यसभा के बारे में उल्लेख किया गया है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों, जो राज्यसभा है इसका कोई कार्यकाल फिक्स नहीं होता, याद रखना। राज्यसभा का कार्यकाल फिक्स नहीं होता। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया? दोस्तों, वर्ष 1982 केरल में एक चुनाव हुए थे, पूर्व विधानसभा उपचुनाव थे, तो वहाँ पर सबसे पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था केरल में। तो इसका सही जवाब होगा सबसे पहली बार ईवीएम का प्रयोग केरल में किया गया था उपचुनावों के दौरान। लेकिन वर्ष 1999 में पूर्णतः जो 100% विधानसभा के चुनाव हुए वो ईवीएम से हुए। ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? दोस्तों, गोवा भारत का पहला राज्य था जिसने 100% विधानसभा चुनाव अपने किससे कराए थे? ईवीएम से कराए थे। ठीक है दोस्तों हम बात करें ईवीएम, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये भारत में किसने बनाई थी? MB हनीफा के द्वारा बनाई गई। MB हनीफा के द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। दोस्तों, भारत में M3 प्रकार की जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इनमें 64 प्रत्याशियों का नामांकन एक साथ आ सकता है, और एक ईवीएम में 3840
3840 वोट आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या आपको पता है कि कौन से लोकसभा चुनाव के दौरान पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था? 2004 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, इसमें सबसे पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। विधान परिषद में सदस्यों की कम से कम संख्या कितनी हो सकती है? तो एक विधान परिषद में जो कम से कम सदस्य हैं, ये कितने हो सकते हैं? दोस्तों सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, 40 हो सकते हैं। विधान परिषद संविधान का आर्टिकल 171 के में उल्लेख किया गया है कि विधान परिषद की रचना और उसका गठन। तो दोस्तों कम से कम सदस्य संख्या कितनी? 40। और आर्टिकल 171 कहता है कि विधान परिषद की संरचना और गठन के बारे में। और भारत में कितने राज्य हैं जिनकी विधान परिषद है? 6 राज्य है। कौन कौन से? अपना प्यारा उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। बिहार, महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटक में भी है। 6 राज्य हैं, कर्नाटक, तेलंगाना में भी विधान परिषद है। एक और रह गया, कौन सा रह गया? वो है आपका आंध्र प्रदेश। तो ये 6 राज्य हैं जिनकी अपनी विधान परिषद है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 20 की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को 2 बार राज्याभिषेक किया गया? तो कौन सा मुगल वंश का ऐसा राजा हुआ जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ? दोस्तों वो राजा था आपका औरंगजेब। इसका पहली बार जो राज्याभिषेक हुआ वो हुआ था 31 जुलाई 1658 को। 31 जुलाई 1658 नई दिल्ली। उसके बाद में 15 जून 1659 को हुआ, ये भी नई दिल्ली में हुआ था। तो औरंगजेब, इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ और ये पहला मुगल बादशाह था जो 2 बार राज्याभिषेक के दौरान गद्दी पर बैठा था। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दूं, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। जिंदा पीर। इसने एक किताब लिखी है रुकाते आलमगिरी और इसने उपाधि धारण की आलमगीर की। तो आलमगीर की उपाधि धारण करने वाला मुगल वंश का राजा कौन है? औरंगजेब। ठीक है दोस्तों, इसने जजिया कर दोबारा स्टार्ट करवाया था। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी अहमदनगर के दुर्ग में हुई थी। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया हिमायूं मुगल वंश का दूसरा राजा है। और हिमायूं जो है, इसने दिल्ली में नगर की स्थापना की थी, दीन पनाह नगर की स्थापना, हिमायूं। और ये सप्ताह के 7 दिन के नाम पर 7 अलग अलग रंग के कपड़े पहनता है, ये भी आप याद रखिएगा। हिमायूं नामा लिखी है गुलबदन बेगम ने। तो हिमायूं नामा किसने लिखी? गुलबदन बेगम के द्वारा हिमायूं नामा लिखी गई है। गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की सिस्टर है, इसके द्वारा लिखी गई थी, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया जहांगीर के बचपन का नाम है सलीम। और जहांगीर जो है ये पेंटर किंग है, शराब बहुत ज़्यादा पीता है। और इसने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि भी दी थी। न्याय की जंजीर लगवाई थी इसने, न्याय की जंजीर जो आगरा के किले में लगवाई गई थी, जंजीर आदिल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में शाहजहाँ को मुगल वंश का जो स्थापत्य कला है वो इसका स्वर्ण युग कहलाता है। शाहजहाँ का काल, शाहजहाँ ने आगरा का ताजमहल बनवाया था। मयूर सिंहासन वो शाहजहाँ ने बनवाया था। शाहजहाँ के बचपन का नाम था खुर्रम, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्या कहा गया है? अकबर ने क्या प्रथा स्टार्ट की थी? दोस्तों आईने दहसाला व्यवस्था अकबर की है। अच्छा, उसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक भारत में सबसे पहली सांकेतिक मुद्रा स्टार्ट की थी। इल्तुतमिश चिहालगानी बनाई थी इसने, जो तुर्की सरदारों का ग्रुप था, 40 तुर्की सरदार थे इसमें। शेरशाह जीटी रोड मतलब सड़क आजम। तो अकबर ने आईने दहसाला, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा, इल्तुतमिश ने चिहालगानी और शेरशाह ने सड़क आजम बनवाई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्व प्राप्ति की जाप्ती प्रणाली किसके शासनकाल में विकसित हुई थी? तो जाप्ती प्रणाली ये टोडरमल की देन है। और ये किसके शासनकाल में देखी गई? तो जाप्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में देखी गई थी। सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, अकबर के शासनकाल में। दोस्तों अकबर की बात करें तो अकबर जो है मुगल वंश का एक महान राजा है। और अकबर तबला बजाने में महारत हासिल रखता है। 1582 ईस्वी में सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातें मिलाकर अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत भी की थी। और दीन ए इलाही को मानने वाला एकमात्र हिंदू था बीरबल, जिसका वास्तविक नाम था महेश दास, याद रखिएगा। दोस्तों अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण भी करवाया था 1601 ईस्वी में। बुलंद दरवाजा 1601 ईस्वी, फतेहपुर सीकरी में है ये, फतेहपुर सीकरी। और अकबर का मकबरा कहाँ पर है आपका? अकबर का मकबरा है सिकंदरा, आगरा के पास
सिकंदरा में अकबर का मकबरा भी है, वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है बाबर, बाबर की आत्मकथा है बाबरनामा या तुजुक बाबरी, कौन सी भाषा में लिखी गई? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी तुर्की भाषा में। बाबर ने मुंबईया पद्य शैली भी विकसित की थी, मुंबईया पद्य शैली का जनक है बाबर। शेरशाह के बारे में, भारत ने रुपये का प्रचलन करवाया था शेरशाह ने। शेरशाह जो है अफगान वंश है, ये इसने सूरी वंश की स्थापना की, ये अफगान शासक था एक। और शेरशाह को बहार खान लोदी के द्वारा शेरशाह की उपाधि दी गई थी। बहार खान लोदी के द्वारा इसको क्या मिली थी? शेरशाह की उपाधि। इसके बचपन का नाम क्या था? इसके बचपन का नाम था फरीद। शेरशाह के बचपन का नाम है फरीद। 1540 ईस्वी में इसने कन्नौज का युद्ध लड़ा था हुमायूं के साथ, और 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा था हुमायूं के साथ। दोनों युद्ध हुमायूं के साथ हुए। दोस्तों शेरशाह के काल में ही मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी 1540 में, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। मलिक मोहम्मद जायसी के ने शेरशाह के काल में ही किसकी रचना की थी? पद्मावत की। और पद्मावत कौन सी भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में, याद रखिएगा। दोस्तों शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के दुर्ग में हुई थी 22 मई 1545 को। 22 मई 1545 को शेरशाह की मृत्यु हुई थी। उक्का नामक आग्नेय शास्त्र से गोला जो वापसी टकरा के आया दीवार से, तो वो गोला इसके सीने पर आके लग गया था, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन संख्या 23, इसमें क्या कहा गया? विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाल का नहीं था? तो दोस्तों विजयनगर में कौन सा ऐसा यात्री आया जो पुर्तगाल का नहीं था? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए, निकोलो डी कॉन्टी। ये इटली से आया था, निकोलो डी कॉन्टी वेनिस से आया था, ये भी आप याद रखें। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की बात कर रहे हैं तो वर्तमान में कर्नाटक जो क्षेत्र है वो इसका क्षेत्र है विजयनगर का। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा था, और इसकी वर्तमान अगर हम राजधानी की बात करें तो हम्पी आप सुने होंगे। हम्पी जो है वो विजयनगर की राजधानी होती थी। दूसरी बात दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के 4 वंश। सबसे पहला वंश था आपका संगम वंश, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। संगम वंश के बाद में आया सलूब वंश, और सलूब वंश के बाद में तलुब वंश, तलुब वंश के बाद में अरबिडू वंश। ये आप याद रखिएगा। ये 4 वंश जो विजयनगर साम्राज्य के थे वो इनका सही क्रम है। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में एक बड़ा प्रतापी राजा था कृष्णदेव राय। ये बहुत प्रतापी राजा हुआ, विद्वान है संस्कृत और तेलुगु का। और कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना की, आमुक्त माल्यद, और ये तेलुगु भाषा में लिखा गया राजनीति का ग्रंथ है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, ये सही है। उसके बाद में आपका महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था, ये भी सही है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, आत्मा को ज़्यादा मानते हैं ईश्वर को नहीं, तो ये भी सही है। और इसमें क्या है 24वां का डी ऑप्शन है आपका, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, ये गलत है। ये 23वें थे, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, यही गलत है। और इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ था, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, जो सही नहीं है ऑप्शन डी। अच्छा, जैन धर्म के साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन धर्म का साहित्य आगम। दोस्तों जैन धर्म जो है ये 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षर धर्म माना जाता है भारत में, और सबसे ज़्यादा शहरी जो धर्म है वो कौन सा है आपका? जैन धर्म ही है, याद रखना। मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? दोस्तों मगध की राजधानी क्या थी? इसका सही जवाब होगा आपका राजगिरी थी मगध की राजधानी। 16 महाजनपद थे जिनका उल्लेख एक ग्रंथ में मिलता है अंगुत्तर निकाय। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रमुख सिंधु घाटी स्थल चन्हू-दड़ो किस नदी के किनारे था? दोस्तों चन्हू-दड़ो जिस नदी के किनारा था वो थी सिंधु नदी। चन्हू-दड़ो एकमात्र नगर है जहां पर बिना दुर्ग था, कोई दुर्ग नहीं था, बिना दुर्ग का नगर वो है आपका चन्हू-दड़ो। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आता है आज के टाइम में, सिंध प्रांत पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा है रावी नदी, हड़प्पा रावी नदी के किनारे था, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था। सतलज नदी ये भारत में सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है, याद रखिएगा। सतलज नदी ये निकल के आती है तिब्बत से, और ये सिपकिला दर्रे से हिमाचल में प्रवेश करती है किन्नौर जिले में, वेरी इंपॉर्टेंट। ऋग्वेद में प्रयुक्त परिच्छेदों में आघन्य किसे माना गया है? तो आघन्य शब्द किसका है? गाय का। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, गाय। दोस्तों नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय। नेपाल का
राष्ट्रीय पशु है गाय, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय। दोस्तों मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? कुत्ते को बनाया था, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम बंगला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा वो कौन सा है? दोस्तों पहला बंगला समाचार पत्र था सोम प्रकाश। सोम प्रकाश ये राजनीति से जुड़ने वाला पहला बंगला समाचार पत्र था। यहाँ पे लिखा है बंगाल गजट। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? द बंगाल गजट। अंग्रेजी समाचार पत्र है बंगाल गजट, और इसे किसने स्टार्ट किया था? जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा शुरू किया गया था, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? स्वाधीनता दिवस की घोषणा, नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन और प्रथम गोलमेज सम्मेलन। दोस्तों देखें तो गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1931 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, ये भी मार्च 1930, नमक सत्याग्रह, और ये जो पहली बार स्वतंत्रता दिवस की घोषणा हुई थी ये 26 जनवरी 1930 में हुई थी। 26 जनवरी 1930 में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। रावी नदी के तट पर पंडित नेहरू ने झंडा फहराकर पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था। कहाँ पर? लाहौर में। लाहौर में। तो भारत में पहले स्वतंत्रता दिवस की घोषणा हुई थी 26 जनवरी 1930 को। ठीक है दोस्तों, इसी डेट को चिन्हित करने के लिए भारत का संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ था, ये आप याद रखना। तो इसका सही जवाब होगा, सबसे पहली घटना कौन सी हुई थी? जवाब होगा स्वाधीनता दिवस की घोषणा हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जल्दी से। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किसे भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है? तो दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो भारत का उद्धारक कहा वो कहा था लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को कहा, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन। दोस्तों मैं एक चीज आपको और बता दूं, जो रिपन है इन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक है लॉर्ड रिपन, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे लिखा गया लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के टाइम में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956, लॉर्ड कैनिंग, ये भी आप याद रखिएगा। 1856 सॉरी 1900 नहीं 1856। यहाँ पे लिखा है डफरिन। लॉर्ड डफरिन के टाइम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी, याद रखिएगा। और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन करवाया था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन करवाया था 1905 में, ये भी आप याद रखें। दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है इसे लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है। लेडी विद द लैम्प किसे कहा गया है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है? तो कौन सा उपकरण है? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। डायनेमो, दोस्तों डायनेमो किस में कन्वर्ट करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया विद्युत मोटर। डायनेमो का जस्ट उल्टा काम। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, तो विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होगी किससे? विद्युत मोटर से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। घरेलू विद्युत तार मूलतः किस श्रेणी में जुड़ा होता है? दोस्तों घरेलू विद्युत तार ये समांतर क्रम में जुड़ा होता है, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, समांतर क्रम। फोटोग्राफी में कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों फोटोग्राफी में जो अम्ल होता है वो होता है ऑक्सैलिक अम्ल, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सैलिक अम्ल। दोस्तों चींटी, बिच्छू, ततैया, बिर्र आदि में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो है आपका फॉर्मिक अम्ल। अगर ततैया काट ले, चींटी काट ले, बिच्छू काट ले तो फॉर्मिक अम्ल चलता है। फॉर्मिक अम्ल का एक और नाम है मैथेनोइक अम्ल। मैथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है इसे। सूत्र होता है इसका HCOOH, HCOOH, ये मैथेनोइक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल, सिरके में जो अम्ल होता है वो एसिटिक होता है। सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। सिरके का अम्ल याद रखना एसिटिक अम्ल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? दोस्तों क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें होता है? तो इसका सही जवाब होगा रॉकेटों में। क्रायोजेनिक इंजन, रॉकेट। क्या आपको पता है कि भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट कौन सा है? दोस्तों भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट बना है विक्रम एस, जो कि स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया है। विक्रम एस भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है? तो क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग किया जाता है एक्स किरणों का। एक्स किरणें, दोस्तों आपको बताना है कि एक्स किरणों में जो एक्स की फुल फॉर्म है ये क्या होती है, ये आपको बताना है। चलिए यहाँ पे लिखा गया है आपका यूवी रेज। सूर्य से आने वाली हानिकारक यूवी रेज को से हमारी रक्षा कौन करती है? ओजोन की परत सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, ये भी आप याद रखना। सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है? गामा किरणों की, याद रखना, गामा किरणों की। दृश्य किरण ये
400 से 700 नैनोमीटर के बीच होती है। इसकी तरंग दैर्ध्य 400 से 700 नैनोमीटर के बीच होती है। जैव विविधता में अधिकतम संकट निम्नलिखित में से किससे होगा? तो जैव विविधता में जो सबसे ज़्यादा संकट देखा जाएगा वो किस में होगा दोस्तों? प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से देखा जाएगा। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए। दोस्तों जैव विविधता दिवस हम कब मनाते हैं? हर साल 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और जैव विविधता शब्द किसने दिया था? वॉल्टर रोजन के द्वारा दिया गया था। वॉल्टर रोजन के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, विद्युत घंटी में कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? दोस्तों विद्युत घंटी में लेक्लांसे सेल प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, लेक्लांसे सेल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक समान मिश्रण है? एक होमोजेनियस मिक्सचर कौन सा नहीं है? नहीं है पूछा है, हमें बताना इसमें। तो 38 का सही जवाब होगा आपका कुहासा होमोजेनियस नहीं होता। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला, किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? तो नाभिक की त्रिज्या को बोलते हैं फर्मी। क्या बोलते हैं हम? फर्मी। तो नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? 39 का सही जवाब होगा। फर्मी बोले तो 10⁻⁻15 मीटर। दोस्तों नाभिक पर आवेश कैसा होता है? प्लस बी। नाभिक हमेशा पॉजिटिव होता है। नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने, ये आप याद रखिएगा, रदरफोर्ड ने की थी। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के मॉक टेस्ट का, शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए कौन से समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हम बात करें कोबाल्ट 60 की, तो ये कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों शरीर में रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन कौन सा? विटामिन के। जब चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का बनाता है विटामिन के। और कौन से आयन होते हैं? तो कैल्शियम आयन होते हैं। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। हालांकि इसमें मैंने 20 क्वेश्चन डालने थे लेकिन मैं क्लास नहीं डाल पाया, तो मैंने 40 क्वेश्चन इनमें लगा दिया SSC GD स्पेशल। और इसको आप एंजॉय कीजिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। और मैं आपको बता दूं कि अब से एक दिन में 3 मॉक टेस्ट आएंगे SSC GD के। एक सुबह आएगा आपका जो 5 से 7 बजे के बीच में आना है। एक दोपहर को आएगा 2 से 4 बजे के बीच में, ये दोपहर में है आपका। और एक लास्ट आएगा शाम वाला, वो आएगा आपका 6 से 7 के बीच में या 7:30 के बीच में। तो ये आपके 3 मॉक टेस्ट आएंगे आज अब से आपके SSC GD के। और मेरे साथ बने रहिएगा आप। और मैं आपको बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती है इसके लिए भी मैं जल्दी मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूंगा, क्योंकि पुलिस भर्ती का विज्ञापन अगले महीने आ जाएगा। तो पुलिस भर्ती को ध्यान में रखते हुए मैं नई सीरीज स्टार्ट करूँगा, तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ GK पॉइंट।